में से निकल रहा है। हमारे भारत के करीब-करीब 77 सालों के इतिहास में 1947 के बाद में देखा जाए तो 77-78 ईयर्स के अंदर हमने ये पाया कि हिंदुस्तान के अंदर 3 कैरिस्मेटिक लीडर पैदा हुए हैं, जनता को जिनमें सम्मोहन करने की शक्ति थी। एक पंडित नेहरू थे, आप कुछ भी उनके बारे में कहिए लेकिन जो आदमी 17 साल तक राज करके गया, तो उसके अंदर कुछ तो ऐसा होगा कि जो नहीं नहीं, अद्भुत है। वो वर्ल्ड लीडर थे, वर्ल्ड लीडर थे बिना किसी संदेह के। और मोदी जी पॉपुलर जरूर हुए, लेकिन मोदी जी नेहरू जी के स्तर के वर्ल्ड लीडर नहीं बन सके। पॉपुलर तो जरूर मेरा हुए, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि फिर दूसरी एक पर्सनैलिटी आती है इंदिरा गांधी, जिसने अमिट निश्चित, छाप छोड़ दी पूरे भारत के ऊपर, कैरिस्मेटिक लीडर थी और सब उसके कैरिस्मेटिक सामने लीडर। काँपते थे। और तीसरा जो लीडर आता है वो नरेंद्र मोदी आता है साहब। बिल्कुल तीसरा बिल्कुल। जो लीडर आता है नरेंद्र मोदी आता है। अब प्रश्न मेरा ये उठता है कि जब इंदिरा गई तो कांग्रेस टुकड़े-टुकड़े हो गई, बिखर गई पूरी की पूरी। जो राजीव गांधी ने राज किया वो इंदिरा गांधी की विरासत पे राज किया। उनके मरने के बाद सीटें मिली थी, अपने बल पे कुछ नहीं मिला उनको। लेकिन जब कोई महारथी ऐसा चला जाता है राजनीति में से और जिस दिन नरेंद्र मोदी जाएँगे, तो एक ऐसा वैक्यूम छोड़ के जाएँगे क्योंकि बीजेपी के अंदर सामने कोई लीडरशिप नहीं है, दूर-दूर तक सर। एक व्यक्ति नहीं है जो पूरे इंडिया को मेस्मराइज़ कर सके। कांग्रेस को इंदिरा गांधी के बाद 1984 के बाद आज ऑलमोस्ट 40 साल हो गए हैं। उन्हें एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप नहीं मिली है सर। और इतिहास में ऐसा होता है कि कभी-कभी तो किसी देश को 100 साल में सिर्फ 1 या 2 ही लीडरशिप मिलती है सर। इससे ऊपर मिलती भी नहीं है मैं आपको बताऊँ। ना ना। नहीं मिलती है। जैसे जर्मनी को इन 25 सालों में 1 ही मिली है, एंजेला मर्केल जो थी, वो वही 1 मिली है और अमेरिका को तो 1 भी नहीं मिला है इतने सालों के अंदर देखा जाए तो। सब आए और गए और चले गए। कोई ये नहीं कह सकता कि लिंकन पैदा हुआ, वाशिंगटन पैदा हुआ या जॉन एफ कैनेडी पैदा हुआ। ये इतिहास पुरुष हैं सारे के सारे सर। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का तो चार्ट आपके पास है। भारतीय जनता पार्टी भी वही दौर देखेगी जो इस टाइम कांग्रेस देख रही है बिखरने के मामले में, क्योंकि मोदी जाएँगे तो सामने से वोट बटोरने वाला कोई नहीं है सर। मोदी अकेले अपने कंधे पर पूरी टीम को जिता कर ले जाते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि मैं मोहन यादव हूँ, मैं भजनलाल शर्मा हूँ, मैं विष्णु सहाय हूँ, मैं भूपेंद्र भाई पटेल हूँ और मैं देखो क्या कर गया। इनकी इनके बस की तो अपनी सीट जीतनी नहीं है सर, ये दूसरों को क्या कुछ जिताएँगे। बीजेपी भी बिखरेगी सर, मेरा ऐसा अनुमान है सर। एक विश्लेषक 100%। होने के नाते। सर, ये मेरा सर दूसरा प्रश्न है। मैं अभी बोलूंगा, इस पे विश्लेषण में दूंगा। नीचे किसी का कमेंट आएगा, किसी मित्र का, कि आपने रोक लिया मोदी जी को, मोदी जी तो जाने वाले थे, आपने एडवाइस दे दी और इनको रोक लिया मोदी जी को। ये बात बिल्कुल सच है कि मोदी जी जैसा करिश्मेटिक लीडर बीजेपी में अभी तक नहीं हुआ था, और आगे भी अब इतनी जल्दी होगा नहीं। हमारे बंगाल में जैसे रेजिमेंटेड पार्टी है ना संघ, वैसे ही रेजिमेंटेड माने बीजेपी वैसे ही रेजिमेंटेड पार्टी पोलित ब्यूरो और सीपीएम थी हमारे यहाँ। तो इनको भी ये रेजिमेंटेड पार्टी को बड़ा प्राउड था। मतलब बुद्धदेव भट्टाचार्य जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो सीपीएम पार्टी के लोग बोलते थे कि पोलित ब्यूरो ने इस ये सीपीएम पार्टी है, इसी तरह बोलते थे। जैसे अभी बोलते हैं ये संघ है, संघ इस तरह से जैसे उच्चारण करते हैं ना, तो यहाँ बोलते हैं अरे ये सीपीएम पार्टी है। ज्योति बसु ऐसे बना के तैयार करके रख दिए उन्होंने। सीपीएम में ज्योति बसु बन चुके हैं, उन्होंने तैयार कर दिए हैं। तो मैंने उस वक्त कहा था, पता नहीं मेरे को कुछ गॉड गिफ्ट है भगवान शिव की, महाकाल की, कि मेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन ना बड़ी खतरनाक है और बड़ा कड़वा बोल देता हूं मैं। तो मैंने उस दिन भी ये बात कही थी, देख मेरे भाई, ज्योति बसु कोई संगठन, कोई क्लब पैदा नहीं कर सकता। ऐसे लीडर जो है पैदा होते हैं, गॉड गिफ्टेड पैदा होते हैं, आप पैदा नहीं कर सकते। उसी तरह यहां भी वही स्थिति है। आज संघी बहुत से ऐसे हैं कि शुरू में बोलते थे कि अरे संघ है तो मोदी जी है, और मोदी जी जैसे संघ में तो हर रोज संघ पैदा कर सकता है। तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि मोदी जी पैदा होते हैं, मोदी जी को पैदा नहीं किया जा सकता। वो एक पर्सनैलिटी, एक ऑरा, एक उनका जो एक मतलब पर्सनैलिटी समझिए, अपीयरेंस जो है, वो पैदा नहीं किया जा सकता, वो पैदा होते हैं। तो संघ तो पहले भी था। 2004 में कितनी सीटें आई थी इनको?
82 की बात छोड़ देता हूं मैं, उस वक्त जनसंघ से बीजेपी नई नई बनी थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त करने में कितना समय लगा? 2014। और इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी के करिस्मेटिक लीडर का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। इस तरह से प्रेजेंट किया गया था कि मोदी जी हर समस्या समाधान बाबा नजर आ रहे थे 2014-15 में। हर समस्या समाधान बाबा को, बंगाली बंगाली बाबाओं की तरह ज्योतिषी होते हैं ना, हर समस्या समाधान वाले। मैं नहीं हूं सर हर समस्या समाधान बाबा। मैं तो क्लाइंट को पहले ही बोल देता हूं, भाग्य बदलवाने के चक्कर में आ रहे तो मेरे पास मत आओ, पेपर में देख लो, एडवर्टाइज चलते हैं वहां देखो, मैं नहीं बदल सकता भाग्य। तो मोदी जी उस वक्त ऐसे अपीयर्ड हुए कि लोगों को हर समस्या का समाधान उन्हें नजर आया। अपील हुई, पब्लिक को अपील किया उन्होंने, पब्लिक अपील में आई और नतीजा सामने है। हालांकि इस पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी हटने के बाद जो वैक्यूम बीजेपी में आएगा वो अभी इनकी कल्पना के परे है। ये अभी सोच रहे हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मोदी जी हटने के बाद ना वोट अपील करने वाला लीडर इनके पास नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी को पूरे भारतवर्ष में कौन एक्सेप्ट करेगा? योगी जी के समर्थक भी बहुत उत्साहित रहते हैं, योगी जी को पूरे भारतवर्ष में कौन एक्सेप्ट करेगा? कोई नहीं करेगा। योगी जी की सभा हुई थी यहां विधानसभा चुनाव के वक्त की, लोकसभा चुनाव के वक्त 19 में, आई थिंक 19 में लोकसभा चुनाव थी, योगी जी की सभा हुई थी हमारे यहाँ, नहीं मेरे हमारे घर के थोड़ी दूर। तो यहाँ एक कम्युनिटी है, मतुआ कम्युनिटी, आप जानते हैं, शांतनु ठाकुर जिनके एमपी है, जी, जी, इनका जी, भी जी। अपना इनका भी अपना एक मतुआ संगठन है, बड़ो माँ जो उनकी आराध्या है। और हरिचांद ठाकुर चंद शायद, मुझे एक का नाम तो ठीक ले रहा हूं, दूसरे का शायद मैं ठीक नहीं ले रहा, उसके लिए कोई माइंड ना करे मेरी बात को। लेकिन ऐसा ही दो नाम है इनके, और बड़ो माँ है इनकी जो अब नहीं रही। ये एक बहुत बड़ा संगठन है। ये भी यहाँ एक मठ है इनका, यहाँ पर पूजा पाठ एक मठ वाला ही सिस्टम है, जैसे कि योगी जी मठ मठ से आए हैं, इस प्रकार का सिस्टम है। योगी जी के यहाँ सभा में ये नहीं आए थे शांतनु ठाकुर बीजेपी के। मैं एक्चुअली ये बोलने के लिए इतनी भूमिका बना दी मैंने। यहाँ नहीं आए थे। अपनी ही पार्टी को जो अपील नहीं कर पा रहा है वो पूरे भारतवर्ष को कहां से अपील कर लेगा? और बंगाल में क्या अपील कर लेगा? यहाँ बहुत लोग योगी जी आ गए बंगाल में नतीजा, मैंने कुछ नहीं होगा बंगाल में नतीजा यार। चलो बंगाल में उस वक्त मैंने कहा था कि बीजेपी को 15-20 सीटें मिलेगी, तो 20 मिली थी। ये 24 में मैंने बोला था 10 से 12 के अंदर मिलने वाली है, जबकि ये बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य 25 से 30 सीटें दिलवा रहे थे। ऐसे ज्योतिषाचार्य जो मेरे को इनबॉक्स में आके कह रहे हैं, मेरे को कमेंट मारे कि उनका वीडियो सुनिए जाके। तो हंसी आती है कभी कभी ये सोच के कि इस तरह की राय जो देते हैं आके, उनको नहीं देनी चाहिए। मैं गेरुआ नहीं पहनता या लंबे बाल नहीं रखता, टीका नहीं लगाता, ओशो की तरह दाढ़ी नहीं बढ़ाई हुई है मैंने। तो हो सकता है मैं ज्योतिषी ना लगता हूं, लेकिन मैं कम से कम 30-35 साल से ज्योतिषी हूँ। 3 दिन का नहीं, ना मैं यूट्यूब पे पैदा हुआ हूँ, ना मैं सोशल मीडिया की देन ज्योतिषी हूँ। इसलिए जी मैं सर। दिखावा करने का शौकीन नहीं हूँ, जरूरत भी नहीं समझता। जो मुझे जानते हैं वो अच्छे से जानते हैं। तो 30 सीटें दिला रहे थे एमपी एमपी इलेक्शन 2024 में, मैंने कहा 10 से 12 मिलनी है। और छोड़िए वो, तो मैंने तो बहुमत ही नहीं मिलेगा बीजेपी को कह दिया था बिल्कुल स्पष्ट कि उनको बहुमत नहीं मिलने वाला है। चिढ़े हुए मेरे पे बहुत लोग उस वक्त से, लेकिन मैं क्या कर जी, सकता हूं? मुझे जो दिखा वही बोला मैंने। तो ये देखिए बिल्कुल सत्य बात है कि मोदी जी हटेंगे तो बीजेपी और संघ में जो वैक्यूम आएगा, उस बात को संघ भी समझता है, इसीलिए मोदी जी को उठा के बिल्कुल हटा भी नहीं पा रहा है। वो इतनी रियलिटी, वो इतना रियलाइजेशन उनको भी है। लेकिन पिछली बार मैंने जो बात कही ना कि मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से गिर रही है, संघ उसमें नहीं फंसना चाहता। इसलिए संघ ये बीच में वो फुलझड़ियां छोड़ता रहता है कि मोदी जी को हम हटा लेंगे, मोदी जी को, या एक झूठी खबर तैरा दी जाती है कि मोदी जी को संघ ने मोदी जी को चिताया, अमित शाह को चिताया। ये सब फालतू की खबरें, ये कोई खबरें नहीं है। ये सिर्फ एक आई वॉश है लोगों को दबा के रखने का, कि प्रेशर कुकर का प्रेशर नहीं फट जाए लोगों का। नहीं नहीं, संघ देख रहा है। तो ये खेल है, जी, राजनीति है। मैं बड़ा पुराना खिलाड़ी रहा हूँ ज्योतिष का, सॉरी राजनीति का भी। मैं, बहुत से लोग मुझे मैं समझता हूँ, वो समझते हैं बीजेपी और संघ का विरोधी हूँ। ऐसा नहीं है। मैं 1988 से 1995 तक संघ से जुड़ा हुआ रहा था।
सीपीएम का स्वर्ण काल था वो। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाना और संघ की मीटिंग अपने घर में करवाना 1990 के आसपास। कलेजे दो चाहिए, हार्ट एक ही होता है ना आदमी को, वहां दो हार्ट चाहिए होते थे पश्चिम बंगाल में। मीटिंग, आरएसएस की मीटिंग मेरे घर पे होती थी कार सेवा पे जाने के पहले। ऐसी मीटिंग्स बहुत हुई मेरे मेरे घर पे। और सीपीएम के उस वक्त के जो उंगली से गर्दन काट देते थे, बहुत समालोचना मुझे सहनी पड़ी, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, ये वो, ऐसी बहुत सी बातें थी। तो ऐसी स्थिति पे मैंने किया था। और बीजेपी का जो उस वक्त बीज मैंने डाला था, उस इलाके में आज भी भाजपा मजबूत है। अब तो मैं वहां जी, से हट चुका हूँ, राजनीति भी छोड़ चुका हूँ। जी। वैसे भी आजकल बहुत सारे जो अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजर से छोटे-मोटे सब बड़े-बड़े तिलक लगा के आते हैं। वो पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, ऐसा मतलब गंदी प्रथा आ गई है। बेवकूफ बहुत किस्म के आदमी लगते हैं, देखने में बेवकूफ लगते हैं वो, कि इतने-इतने बड़े तिलक लगाए। वो क्या समझते हैं कि वो क्या स्वामी विवेकानंद बन गए? कौन बन गए यार वो? नहीं अजीब नहीं, अजीब से लोग सब सब नकली ओशो हैं ये, ज्यादातर। मतलब ओशो, हैं। ओशोगिरी, ये इसको मैं ओशोगिरी कहता हूँ। ओशो ने अच्छे, बहुत अच्छे फिलोसफर थे, लेकिन दुनिया का क्या भला कर पाए वो मुझे नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने ओशो बनने का रास्ता क्लियर कर दिया। तो आज ज्यादातर लोग दाढ़ी बढ़ा के ओशो बने घूम रहे हैं, और यूट्यूब पे भी ज्ञान देते हैं, इधर उधर भी ज्ञान देते हैं, और ओशो की ही बातें को घुमा घुमा के अपनी दुकान चला रहे हैं। और ज्योतिष जी बनने सर। के लिए फिर वो एक त्रिपुंड धारण करना, दाढ़ी रख के आधा ओशो बन जाना, आधा ज्योतिष बन जाना। बहुत खेल है, बहुत कॉमेडी लगती है कभी कभी मुझे।